हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जिसमें कि आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सूर्य मंदिर जो है इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इसके लिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा पुरी। ठीक है, देखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको कि अंग्रेजी में आपके ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो गंगवंशीय शासक नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है वो आपके लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। और यूनेस्को ने जो है इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि आकार के संदर्भ में पृथ्वी जो है वो हमारे सौर मंडल में कौन से नंबर के क्रमांक पर आती है। ठीक है, तो आकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए जो है हम ग्रहों का अवरोही क्रम देख लेते हैं आकार के अनुसार। तो उसमें जो है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। ठीक है, जिसमें कि पृथ्वी जो है वो आपके 5वें नंबर पे आती है। तो इसके लिए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 5। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि भारत के सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन जो है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है वो आपके गुजरात के भुज जिले के मादापुर में स्थित है। तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो है अगर पूछा जाए तो वर्तमान में जो है कामुथी, जो कि आपके तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में पड़ता है, तो वो उसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो उस हिसाब से राइट आंसर होगा मादापुर। देखिए दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है हमें कोस्ट गार्ड के लिए जो है तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि रोज़ शाम को 5:30 बजे और रात को 9 बजे होती है, जिसमें कि आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। और इसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आप लोग हमारा यूज़र नेम, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, आप लोग जो है इससे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ और अपडेट वगैरह मिलते रहें। दोस्तों, पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ में लेंगे DPYT10। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर जो है अभी अनलॉक 20 का ऑफर भी चल रहा है। तो अनलॉक 20 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है आप लोगों को अभी अनअकैडमी की तरफ से 20% तक का जो है ऑफ़ दिया जा रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट रहने वाली है, क्योंकि ये ऑफ़र जो है वो 19 फरवरी तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, आज इसका लास्ट डे रहने वाला है, तो इस ऑफ़र को जो है जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। इसकी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोड आप यूज़ में लेंगे DPYT10, जिससे कि आपको यहाँ पे 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपके डिफेंस में सभी कैटेगरी के लिए जो है एप्लीकेबल है, तो आप लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, कवरत्ती, दमन या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, तो ये आपके अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो आपके कवरत्ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मैं आप लोगों को भारत के जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियां हैं, तो उनमें से भी कुछ के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप, जिसके की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा दमन एवं द्वीप, जिसकी हो जाएगी आपके दमन। और इसके अलावा पुद्दुचेरी की पुद्दुचेरी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5। यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कब। ठीक है, तो देखिए कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें साल में 2 बार एकदम सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो है समान दूरी पर जो है मतलब कि एक आपके हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा है। और सूर्य जो है मतलब अपने सामयिक चाल से अगर बात की जाए तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि वर्ष में 2 बार जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शंस हैं K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी। तो हम जानते हैं कि K2 जो है यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये विश्व की दूसरी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई आपके 8,611 मीटर है। ठीक है, जबकि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में स्थित इस चोटी की ऊंचाई जो है वो आपके 8,848 मीटर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग जिसको कि हम बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जानते हैं और जो कि आपके लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, और ये जो है आपके उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से या फिर पर्वतमाला से निकलती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं महाकाल मंदिर उज्जैन, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क या फिर जैन मंदिर खजुराहो। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए महाकाल मंदिर जो कि आपके भगवान शंकर को समर्पित है और ये जो है आपके मतलब उज्जैन के अंदर पड़ता है यानी कि MP में। ठीक है, और श्रृंगेरी मठ जो कि आपके तुंगा नदी के तट पर चिकमंगलूर ज़िले में स्थित है। और इसके अलावा अगर सूर्य मंदिर की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कोणार्क में यानी कि उड़ीसा में पड़ता है और इसकी जो निर्माण है वो आपके नरसिंह देव के द्वारा करवाई गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए जहाँ पर आपको जैन मंदिर के बारे में दिया गया है तो जैन मंदिर का निर्माण जो है वो आपके मतलब कि ये राजस्थान में स्थित है और इसको जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित किया गया है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन मंदिर जो कि खजुराहो में नहीं है, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक तारे का वर्ण जो होता है वो किसका सूचक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वजन, दूरी, ताप या फिर आकार। तो सितारों का रंग जो है वो उनके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। अगर बात की जाए तो देखिए कि कोई तारा अगर आपको लाल रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका तापमान जो है वो 3000 डिग्री केल्विन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप। तो अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 और यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है या फिर उनका वर्णन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों को जो है हमारे देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा डैश जाता है। ठीक है, तो देखिए कि लोकतंत्र जो है वो शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ऐसी सरकार जिसका समस्त प्राधिकार जो है वो जनता में निहित होता है और जो जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित की जाती है। यानी कि जिसमें कि देश का प्रशासन जो है वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टेड यानी कि चुना जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है,
तो ऑप्शन हैं बछेंद्री पाल, छुरीम शेरपा, अंशु जमशेपा या फिर अनीता कुंदू। तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, जो कि आपके 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने की थी। और इसके लिए जो है इन्हें आपके अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसके अलावा इनको पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ए सूटेबल बॉय नामक किताब जो है इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, लक्ष्मी सहगल, वी.एस. नायपॉल या फिर कपिल देव। तो ए सूटेबल बॉय के लेखक जो हैं वो आपके विक्रम सेठ हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी रचनाएं लिखी है, जिसमें कि द गोल्डन गेट, इन ए इक्वल म्यूजिक और इसके अलावा सोनेट, ये भी जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर जो है उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो है दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स। यानी कि मौलिक अधिकारों पर जो है धारा को अक्सर जो है मतलब कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को जो है मतलब कि आपके संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शंस हैं रसायन शास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर भौतिक शास्त्र। तो देखिए अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के लिए 1998 यानी कि 1998 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको जो है वो देश प्रमुख माना जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण और गरिमामय होता है और इनको जो है वो देश का प्रमुख माना जाता है। और जो हमारा भारतीय देश का संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 52 है उसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53(1) के अंदर लिखा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होगी। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब हो जाता है देश प्रमुख के रूप में जाना जाता है राष्ट्रपति को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। ऑप्शंस हैं सी.डी. देशमुख, बलदेव सिंह, जॉन मथाई या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर जो कि आपके एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था, वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री और न्याय मंत्री भी थे। इसके अलावा इनको जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी और इस योजना की शुरुआत जो है वो आपके 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। और ये योजना जो है आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसी योजना में जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। और ये प्रोजेक्ट जो है वो आपके टाइगर के तहत मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये आपके 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। और इसमें जो है आपके तेंदुआ, चीतल, सांबर आदि जो है मतलब कि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैसूर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है वो भारत को मुसलमानों के द्वारा जो है चलाया गया था और राजनीतिक धार्मिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं आंदोलन था ये आपका, और जिसका उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले जो तुर्की के सुल्तान जो थे उनके खलीफा पद की पुनः स्थापना जो है करना
और अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना माना जाता है। ठीक है, और उस समय जो है आपके मतलब कि भारत के वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसके लिए जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी होती है। तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो भी आपका सही आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।